हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम कृष्ण झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का थर्ड पार्ट, यानी कि हमारा थर्ड वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था वो मैं जस्ट एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो प्रीवियस वाले कंसेप्ट है वो बहुत इजीली समझ सके। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस बेसिस पे होता है, कैश बेसिस, अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये सब हमने डिटेल्स में प्रीवियस वीडियोस में पढ़े। ट्रांजेक्शन्स बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में फर्दर बाइफर्केशन थे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के, और नॉन मॉनेटरी में बार्टर ट्रांजेक्शन था। मीन्स हम किसी गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस एक्सचेंज कर सकते थे, या गुड्स के बिहाफ पे सर्विस या सर्विस के बिहाफ पे गुड्स एक्सचेंज कर सकते थे। उसके बाद हमने नॉन मॉनेटरी में एंट्री क्या होता है, नरेशन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी थी। कैपिटल एंड रैंक्स का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेटा, क्रेडिटर, बैड डेट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं और उनके क्या डिफ्रेंशिएशन है वो एक्सप्लेन किया था। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। अब सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपना डेट, यानी कि मैं अपना कर्ज़ा पे कर सकता हूँ, मीन्स मैं क्या हूँ, सॉल्वेंट हूँ। मेरा कर्ज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बिज़नेस का कर्ज़ा मुझे 5 लाख रुपए पे करना है। अगर मैं कैपेबल हूँ एज अ बिज़नेस कि वो 5 लाख का जो डेट या कर्ज़ा है वो मैं पे कर सकूँ, मीन्स मैं सॉल्वेंट हूँ। बट इन केस मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वो 5 लाख का डेट पे कर सकूँ, तो मैं क्या हूँ, इंसॉल्वेंट हूँ। इंसॉल्वेंट इन द सेंस अब मेरे पर्सनल असेट्स बेच के भी मैं वो कर्ज नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं बुक के हिसाब से। सॉल्वेंट, इफ अ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। अगर किसी भी पर्सन के पास क्या है, असेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्वेंट पर्सन है। Solvent person is financially sound and is in a position to pay all his debts. तो solvent person क्या है, एक sound पोजीशन में, फाइनेंशियली साउंड मीन्स अच्छे पोजीशन में है ताकि वो अपने सारे कर्ज क्या कर सके, पे कर सके। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ पर्सन's total assets have been calculated to rupees 50 lakh and his total debts were rupees 30 lakh. Since his position is sound, he is able to pay off his debts, therefore is called as solvent. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन के पास क्या है, 50 लाख का असेट्स है और 30 लाख की लाइबिलिटीज़ है या डेट्स है। मीन्स इस केस में वो क्या कर सकता है, 30 लाख की डेट्स या लाइबिलिटीज़ इजीली पे कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। अब जिसके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिज असेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन। सच पर्सन's liabilities are more than his assets। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन's total assets और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू रुपीज़ 20 लाख and his total debts were rupees 50 lakh, and if he is not in a position to get any amount from any sources, and if the court is so satisfied, then he will be declared as an insolvent person। मतलब इस केस में क्या बोला है आपको कि असेट वो पर्सन के पास कितने का है, 20 lakhs का, बट लाइबिलिटीज़ कितने की है, 50 lakhs की। सॉरी, असेट कितना है वो पर्सन के पास, 20 लाख का, बट लाइबिलिटीज़ है 50 lakhs की। इन दैट केस क्या होगा कि वो अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगा और उसके पास कोई और सोर्स भी नहीं है कि वो कहीं से पैसा जमा कर सके या पे कर सके। इन दैट केस कोर्ट उसको क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग ईयर, इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। तो अकाउंटिंग ईयर क्या है, 12 महीने का ऐसा पीरियड है जिसके लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए और बंद किए जाते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे। अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वेर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर as per tradition. But now for income tax purpose, an accounting year starts on 1st April and ends on 31st March.
At the end of accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the financial position of the business. मीन्स क्या करना है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए, अगर आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है या आपको कोई ऐसा ट्रेडिशन मीन्स ऐसा फिक्स डेट नहीं दिया है कि आपको कब से स्टार्ट करना है, तो नॉर्मली हर कोई क्या करेगा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टार्ट करेगा कि हाँ चलो भाई आज से मुझे अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करना है और फिर जो भी मुझे डेट सूटेबल होगा उसके हिसाब से मैं क्लोज़ करूँगा। तो नॉर्मली पहले क्या होता था, लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर सिलेक्ट करते थे। कोई कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग ईयर मानता था, कोई फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर मानता था। अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर ईयर मीन्स जैन टू दिसंबर जो हमारा ईयर होता है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। बट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से मैंने स्टार्ट किया तो 31 मार्च 2021 क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर के जाके वो मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। तो जनरली हम क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं एज़ पर इंडियन ईयर रूल्स। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बनाना क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, जो आपका क्या करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बताएगा कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो आपको बताएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स ऐसा बिजनेस जो हम किसके लिए करते हैं जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो चलिए पढ़ते हैं। बिजनेस कंसर्न established with an object of earning profit by selling goods is known as trading concern. It is also called as commercial organization और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कोई बिजनेस जो हमने स्टैब्लिश या सेटअप ही इसलिए किया है ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। या उसी का आप दूसरा नाम बोल सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। तब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव कभी भी क्या होगा, प्रॉफिट कंसर्न नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट जनरेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन मोटिव क्या होगा, ये इन ऑर्गेनाइजेशंस का सर्विस रेंडर करना होगा, मीन्स सोसाइटी की हेल्प करना होगा। An organization may be formed for promoting a useful object like art, science, sports, culture, charity, profession, etc. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जनरली किस लिए आते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आगे आते हैं, जो क्या हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। किसी आर्ट्स का प्रमोशन या हमारे किसी कल्चर या स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए वो आगे आते हैं। तो जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आता है, स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब या एनजीओज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। गुडविल, तो चलिए गुडविल देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि गुडविल होता क्या है, बाद में हम बुक से पढ़ लेंगे। अब गुडविल मीन्स क्या होता है, किसी भी ब्रांड का इमेज होता है या रेप्यूटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने फ़ोन बोला तो फ़ोन के इसमें जनरली हमारे माइंड में क्या आएगा, फ़ोन आया तो सबसे पहले एप्पल का नाम आता है, तो ये क्या हो गया, उसका ब्रांड इमेज हो गया, गुडविल हो गया। मैंने शूज़ बोला तो शूज़ के केस में हमारे जहन में या दिमाग में क्या नाम आता है, एडिडास, नाइक, तो ये क्या हो गया, उसका ब्रांड इमेज हो गया, उसका रेप्यूटेशन हो गया। चॉकलेट्स बोले तो डेरी मिल्क आ जाता है, कॉलगेट बोला तो कॉलगेट का नाम आ जाता है। अब जनरली आपने सुना होगा कि हम किसी भी ब्रांड का पेस्ट अगर परचेज करने जाते हैं तो हम क्या बोल के लेते हैं कि कॉलगेट देना, तो ये क्या हो गया, उसका एक ब्रांड इमेज हो गया या रेप्यूटेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में गुडविल बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। गुडविल मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस which contributes to its superior earning capacity over a normal return on investment। ठीक है, तो गुडविल क्या है, जनरली वो हर चीज़ का क्या है, मिक्सचर है। मीन्स जो भी अच्छा काम कंपनी करती है या जो भी प्रोडक्ट के केस में हो सकता है, मीन्स अच्छी क्वालिटी दे रही है, क्वांटिटी दे रही है या प्राइस के सेंस में अच्छा है, तो जो भी अच्छा काम कंपनी कर रही है उसकी वजह से जो भी इमेज क्रिएट हो रहा है पब्लिक के माइंड में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुडविल बोल सकते हैं। और गुडविल के वजह से क्या होता है कि नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी मीन्स एक प्रोडक्ट जितना चलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उससे ज़्यादा वो क्या होता है, बिकता है। अब कोलगेट के नाम पे बहुत सारे पेस्ट बिकने लगे हैं, तो ये सामने वाला क्या मांगने आता है, कोलगेट मांगने आता है, बट
हम क्या करते हैं, कोलगेट के नाम पे दूसरा, मीन्स क्या हो गया, कोलगेट एक ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही, तो अगर आप शूज़ लेने जाओगे तो आप किसका मांगोगे, नाइकी एडिडास का मांगोगे, या फिर थोड़े और ब्रांड कॉन्शियस हो तो किसी अच्छे ब्रांड, इससे भी अच्छे ब्रांड का मांग सकते हो, मीन्स जो भी आपके माइंड में आता है। बट जनरली हमारे लिए ये ब्रांड्स क्या होते हैं, ब्रांड का एक इमेज बन जाता है हमारे माइंड में। It may arise from such attributes as favorable location, the ability and skill of its employees and management, quality of its product and services, customer satisfaction। तो ये क्यों हो सकता है, अब अच्छी क्वालिटी की वजह से हो सकता है, मैनेजमेंट सर्विस की वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, किस एरिया में प्रोडक्ट चल रहा है, कैसा चल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। गुडविल इज़ द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, मीन्स ब्रांड इमेज ऑफ बिजनेस, जो हम क्या करते हैं, मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मीन्स ऐसा कोई एसेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते। अब किसी का ब्रांड इमेज है, नाम है, तो उसको तो आप टच या फील नहीं कर सकते। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रॉफिट या लॉस, ये बहुत जनरल सा टर्म है। अगर मैं बिज़नेस में क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंस ज़्यादा कर रहा हूँ या मेरा कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, उस केस में मुझे क्या होगा, लॉस होगा। बट मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, उस केस में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो होप सो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इनकम और रेवेन्यू क्या होता है। इनकम मीन्स इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, कहीं पे ट्यूशन पढ़ाया या कहीं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करूँगा या पैसे जनरेट करूँगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं। जो मैं जॉब कर रहा हूँ या ऐसा कोई और काम जहाँ से मुझे पैसे मिल रहे, तो उसको हम इनकम बोल सकते हैं। इट इज़ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से आपको जो भी प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको आप इनकम बोल सकते हो। It is the amount receivable or realized from services provided and earning from interest, dividend, commission, etc. तो ये जनरली आप किसी को अगर सर्विस दे रहे हो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में और वहाँ से जनरेट होने वाला जो भी रेवेन्यू रहेगा या पैसा रहेगा, उसको आप इनकम में कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला या कमीशन मिला सेल्स के लिए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इनकम बोल सकते हो। रेवेन्यू, it is income that a business has from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customer। तो रेवेन्यू हम किसको बोलते हैं, जनरली जो हम गुड्स सेल करके करेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू बोल सकते हैं। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड करके मिल रहा है तो आपको क्या बोलना है, उसको इनकम बोलना। मतलब अगर गुड्स सेल बाय या सेल करने से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो रेवेन्यू, सर्विसेज से हो रहा है तो वो इनकम बोल सकते हैं। असेट्स, लाइबिलिटीज़ और नेटवर्थ। तो असेट्स क्या होता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल है या फिर जो हमने परचेज़ किया है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। जैसे मैं एक एग्जांपल देके ट्राई करता हूँ, एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लासेस है, तो क्लासेस के लिए मैंने बेंचेस परचेज़ किए या क्लासेस के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड परचेज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए असेट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यूज कॉल्ड एज एन असेट। तो ऐसा कोई भी फिजिकल थिंग जो मैं ओन कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, असेट बोल सकते हैं। द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल, लैंड, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो वो ओनरशिप किसके पास होना चाहिए, बिजनेस के पास होना चाहिए। ओनरशिप मीन्स वो बिजनेस के लिए परचेज किया होना चाहिए और बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। तो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, आपने बिजनेस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स प्रीमाइसेस परचेज किया है, गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ऐसे और भी चीज़ें हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ असेट कितने टाइप के हैं, तो फिक्स असेट है या फिर हम उसको नॉन करंट असेट्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, मैंने अपने क्लासेस के लिए क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, तो ये क्या हो गया, फिक्स असेट्स हो गया। तो जनरली ये क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स असेट्स बोलेंगे। करंट असेट्स क्या होते हैं, जो हमें शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट्स देते हैं, जनरली लेस देन अ ईयर, मीन्स 12 महीने या उससे कम के लिए जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट असेट्स बोल सकते हैं। तो असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड एज करंट असेट्स। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो हम क्या करेंगे,
अपने ऑपरेटिंग मीन्स जिस ईयर के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर के लिए हमने हेल्ड किया है मीन्स रखा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट असेट्स बोल सकते हैं। तो जनरली ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, मीन्स 12 महीने से कम के लिए अगर आपने रखा है तो उसको हम करंट असेट्स में काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एक्सेट्रा, स्टॉक। Fictitious assets. These assets are not represented by tangible possession or property. They are imaginary assets but do not have any realizable value. Example, deferred revenue expenses like advertisement paid for 4 years. तो फिक्टिशियस असेट्स ऐसे असेट्स है जिनका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं होता, मीन्स ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होते, जस्ट एक इमेजिनरी प्रेजेंटेशन होता है इनका कि हाँ ये एज अ असेट कंसिडर किया जाएगा। एग्जांपल दिया है आपको कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या किया है, 4 साल के लिए पे किया है, तो उस केस में क्या होगा, आपको बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा, बट आपने पे एडवांस में कर दिया। अब एडवांस में पे किया है तो क्या हो गया, वो आपके लिए एज अ असेट ट्रीट होगा। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होता है। अब लाइबिलिटीज़ मीन्स बेसिकली जो अमाउंट एज अ बिजनेस मुझे पे करना है किसी और को, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। पेएबल मीन्स मुझे किसी को पे करना है, मैंने किसी से अगर कुछ परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे तो मुझे आज नहीं तो कल उसको पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। इट इज़ अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो अब मान लीजिए एज अ बिजनेस यूनिट मैंने किसी से क्या किया है, लोन लिया है, किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी से मैंने कुछ परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। या फिर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, मैंने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे कुछ ले लिए एज़ कम्पेयर टू मेरे अकाउंट में जितने भी थे उससे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। मीन्स ये ऐसे अमाउंट है जो मुझे इन फ्यूचर पे करना है, भले वो 10 दिन का टाइम पीरियड हो सकता है, 1 महीने का या 6 महीने का या साल भर, मीन्स आज नहीं तो कल मुझे क्या करना है, वो लाइबिलिटीज़ पे करनी है, डेट्स पे करनी है। अब लाइबिलिटीज़ 2 टाइप की हो सकती है, एक तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, दूसरा करंट लाइबिलिटी। अब फिक्स लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ है जिसके लिए मुझे 1 साल या उसके बाद पे करना है, तो जनरली 1 साल के बाद मीन्स लॉन्गर ड्यूरेशन में जो मैं पे करने वाला हूँ उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, और जो विद इन अ ईयर मुझे पे करना पड़े उसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो पढ़ते हैं। One of the major source of funds in the business is fixed liability. It may be in the form of capital, secured loan, long-term loans from bank and from financial institution. तो जनरली जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होंगे बिजनेस में उनको हम फिक्स्ड लाइबिलिटी बोल सकते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कैपिटल हो सकता है, सिक्योर्ड लोन हो सकता है। सिक्योर्ड लोन मीन्स हमने क्या किया है, कोई अपना असेट गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन लिया है तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। या बैंक से जो भी आप लोन लोगे वो जनरली क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। तो ऐसे लोन्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पेएबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। जो हमें विद इन अ ईयर साल भर के अंदर पे करने के लिए रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया है, current liabilities arise in the regular current operations of the business. These liabilities are not normally secured. Example, creditors, bills payable, etc. तो एग्जाम्पल्स दिया, तो देखो फॉर अ बिजनेस यूनिट जैसे हमने कोई चीज़ परचेज किया तो एज अ बिजनेस अपने आप को कंसिडर करो, और मैंने अगर कुछ परचेज किया है तो क्या मैं तुरंत पे कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने तुरंत पे कर दिया, बट इन केस मैंने उनसे थोड़े दिन का टाइम पीरियड मांगा तो वो मना नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा था। एज अ बिजनेस यूनिट आप कंसिडर कर रहे हो खुद को, ये याद रखना। तो मैंने उनको बोला 2 महीने बाद पे करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स पे कर रहा हूँ, मीन्स 2 महीने में पे कर रहा हूँ, तो 1 साल के अंदर मैंने पे कर दिया। तो ऐसे लाइबिलिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो जो भी अमाउंट एज अ बिजनेसमैन आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। उसी को नेटवर्थ भी बोलते हैं या ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मीन्स ऐसा लाइबिलिटी जो एक्चुअल में अभी इनकर नहीं हुआ है बट फ्यूचर में मे और मे नॉट भी पेएबल हो सकता है। मीन्स ऐसा कोई लाइबिलिटी जो मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है या ऐसा हो कि नहीं भी पे करना पड़ सकता है। मीन्स अभी कोई फिक्स नहीं है कि वो मुझे पे करना ही पड़ेगा।
मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट में किसी भी रीज़न की वजह से मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, किसी कस्टमर ने क्या किया, मुझ पे केस फाइल कर दिया कि ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, ठीक है। अब मैं इस भरोसे पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रोक के नहीं रख सकता कि जब फैसला आएगा तब मैं उसको पे करूँगा, या फिर मैं जीत गया तो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने क्या किया, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, बट क्योंकि मेरे कंपनी पे केस फाइल्ड है तो मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। मीन्स मुझे बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में हो सकता है मुझे ये लाइबिलिटी पे करना पड़ सके। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, अपना जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके नीचे एक नोट लिख दूंगा। तो वो नोट जो होता है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability। तो ऐसा लाइबिलिटी है कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो फ्यूचर बेसिस पे डिपेंडेंट है। मीन्स फ्यूचर में मुझे पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। मतलब अगर ये इवेंट हुआ तो हो सकता है मुझे पे करना पड़े, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है मुझे पे नहीं करना पड़े, या वाइसा वर्सा, ठीक है। मीन्स डिपेंड करेगा कि फ्यूचर की कंडीशन क्या है। बट क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले से ही नोट लिख के प्रोविज़न करेंगे। As it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position of the business, and therefore it is not shown on the liability side of the balance sheet, but is shown by way of footnote to balance sheet simply as information। मतलब क्या, क्योंकि इसका कोई परफेक्शन नहीं होता। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें फ्यूचर में पे ही करना पड़ेगा। मीन्स ये क्या हो सकता है, हमें पे करना भी पड़ सकता है या नहीं भी करना पड़ सकता है। इसलिए क्या है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। तो हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे बैलेंस शीट को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एज अ फुट नोट, मीन्स बैलेंस शीट के नीचे एक नोट एज अ लिख देंगे कि ये लाइबिलिटी हो सकता है हमें फ्यूचर में पे करना पड़े। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल दिया है, a worker makes a claim for compensation of rupees 5,000 against the business and the decision is pending in the court। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया कि एक वर्कर ने क्या किया है, अपनी कंपनी के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया है जिसमें उसने कॉम्पेंसेशन क्लेम किया है 5,000 का, और कोर्ट में अभी डिसीजन पेंडिंग है। इट मे बी a future liability for business on happening of an event that is court verdict। तो ये डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन पे कि उसको वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीन्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो हो सकता है कोर्ट उसके हक में फैसला दे, इन दैट केस कंपनी को पे करना पड़ सकता है। अगर कोर्ट उसके अगेंस्ट में देगा तो कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब दोनों ही इवेंट क्या है, अनसर्टन है, फिक्स नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको एज अ फुट नोट एक नोट लिख देंगे। होप्स आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके प्रीवियस वाले वीडियो का लिंक हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो लिंक के थ्रू देख सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।